जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे, दो पार्ट में हम लोग जनरल रिएक्शंस को बांट करके देख लिए और ये हम लोगों ने पर देखा कि रिएक्शंस को कैसे प्रोसीड करते हैं, लिखना, बनाना, समझना। और रिएक्शन पर बहुत दम होता नहीं है जो हम लोग उसको बहुत प्रॉब्लमेटिक बना करके रखे हुए हैं। वो सीधी सी बात है कि उसका कॉन्सेप्ट यदि हम लोग सेट कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने दिमाग में, तो फिर रिएक्शन में कुछ रह नहीं जाता है। तो हम लोग पिछले दो वीडियो में हम लोग जो देखे, वीडियो लेक्चर में था रिएक्शंस के बारे में, और हम लोग उसी पे फोकस भी हैं कि जनरल केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में कितने तरह के होते हैं। तो 4 तरह का केमिस्ट्री में रिएक्शंस जनरली होता है, जिसको कि हम लोग अभी कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें कि हम लोग को इसमें बन गया है ये क्या चीज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या ले गया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये 3rd नंबर है, 3rd पार्ट है। और 4th पार्ट जो है ये हमारा रह गया है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रिएक्शन। ये दो हमारा अभी रह गया है। और इस दोनों रिएक्शंस का पूरे केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ये रिएक्शन खास करके आप कोई ना कोई केमिस्ट्री में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये सब जगहों पे मिलता है। डी&ए ब्लॉक में भी थोड़ा बहुत, लेकिन इस रिएक्शन का भी डी&ए ब्लॉक में भी यूज है, प्लस रिडॉक्स रिएक्शन में है, टाइट्रेशन में यूज है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस में इसका यूज है। ये सब रिएक्शंस हम लोग को क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं हम लोगों को एंट्रेंस में, खास करके 12th बोर्ड में भी थोड़ा लेवल नीचे रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हम लोगों को अब इस पे पढ़ना है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हम बार बार बोलते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। कॉन्सेप्ट बिल्डअप यदि हमारा हो जाएगा तो फिर रिएक्शन की कोई औकात नहीं है कि हमारे सामने रहेगा और हम लोगों को परेशान करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट्स कंपाउंड्स में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि भाई कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनता है ये जनरली किस कंपाउंड का, किस एलिमेंट से, किससे। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली हम लोग देखते क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी&ए ब्लॉक ये क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है, डी&ए ब्लॉक। ठीक, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, किसको कौन कैसा ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जैसे डी&ए ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्यों बोलते हैं, ये सब हम लोग को पढ़ना है। और जो भी चैप्टर हमारा सेपरेट रहेगा, रिलेटिव चैप्टर जो भी रहेगा, उसमें हम ये बताएंगे। फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। तो जनरली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हम लोग को जो पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, होता तो बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अक्सर आता है और जो हम लोग को जानना चाहिए वो है आयरन, जिंक, सिल्वर, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सबसे रिएक्शंस बहुत सारा है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में आते भी हैं, क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, ये हम लोग को जानना भी चाहिए। तो पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन की जो बात आती है वो सॉल्ट एनालिसिस एक पार्ट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या है, सॉल्ट एनालिसिस, जहां हम लोग देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भरपूर इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन होता है वहां पे। तो हम देखते हैं, तो जनरली देखते हैं हम लोग ये कि salts of
iron and copper. Copper will form complex compounds. ये बताता है तो कौन कौन है भाई, तो देखते हैं। FeSO4, FeCl3, CSO4 एक्सेट्रा। ये हमारा FeSO4, FeCl3, CSO4, ये हमारा जनरली क्या होता है कि ये इसका देखते हैं, ये इसका इस सॉल्ट्स का बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा किसके साथ? सही बात है, तो पोटेशियम साइनाइड के साथ, उसके बाद सोडियम थियोसल्फेट के साथ, ये सब के साथ ये बनाता है। लेकिन इस तीनों का हम लोग देखते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ यानी KCN के साथ कैसे ये रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट में देखते हैं ये FeSO4 reacts with KCN यानी पोटेशियम साइनाइड। इससे आप लोग पूर्णतः परिचित होंगे पोटेशियम साइनाइड के बारे में। तो ध्यान रहे जो हम पहले लिख रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे कॉन्सेप्ट कैसे इसको समझते हैं। FeSO4 ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है, क्योंकि फेरिक होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 3 दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का यानी आयरन का कितना दिख रहा है, 2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, KCN के साथ। और करवाने के बाद देखते हैं क्या, ये FeCN का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे K2SO4 हमको बनता हुआ दिखता है। साफ, इसमें कोई पेच नहीं, सीधा फंडा है, ये आप लोग भी जान गए होंगे। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब हम लोग करते हैं, बनाते हैं, तो यहां वाला फिर से क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये बहुत स्टेबल नहीं होता है। इसके बारे में होता है कि आगे भी फर्दर ये रिएक्शन कर सकता है सॉल्ट से। ये हम लोग यहाँ पे जान लें, आयरन सल्फेट और KCN पोटेशियम साइनाइड, ये दोनों के दोनों क्या है, सॉल्ट है। और हम ये ध्यान रखेंगे ये KCN यानी पोटेशियम साइनाइड जो है, ये क्या है, यहाँ पे कंप्लेक्सिंग एजेंट है। तो याद रखिएगा पोटेशियम साइनाइड कंप्लेक्सिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये कंप्लेक्सिंग एजेंट का। देखते हैं फर्दर, हम लोग चलते हैं फिर से। तो ये हमारे पास फेरस साइनाइड प्लस KCN। ये हमेशा ध्यान रहे जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो जो दूसरा यानी मेटल के बाद जो दूसरा यानी पोटेशियम साइनाइड जब यहां रहेगा तो ये क्या करेगा, एक्सेस में। तो एक्सेस हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस करते हैं तो वो क्या होता है, हो जाता है हमारा। तो ये हमारा एक्सेस, इसको बोल सकते हैं। एक्सेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या होता है कि हमारे पास FeCN का होल 6 ये हमारा, और ये क्या होता है K4, ये ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे K2, तो हम ये 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा ये। एक चीज यहां पे देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम है इसको समझने में। K4 FeCN का होल 6 हमने रखा, आप तो कहेंगे आप तुम्हारा देख करके आए, बता दिए, लिख दिए बोर्ड पे, हम लोग कैसे समझेंगे? बिल्कुल सही सोचना है आप लोगों का। कैसे? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयरन सल्फेट जो है, ये आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो अंत तक वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन रखता है, कभी नहीं बदलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा आयरन सल्फेट चाहे जो भी है एक्सेप्ट कॉपर, सिर्फ कॉपर के अलावा बाकी जो भी आयरन, जो भी हम लोग मेटल देखते हैं, उस सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रू आउट करता है, मेंटेन रखेगा। यदि यहां से 2 चला है तो 2 ही रहेगा।
नंबर वन कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, आयरन के साथ साइनाइड जब भी रहता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही रहता है, यानी एफिशिएंसी हमेशा रहेगा चाहे यहां कुछ भी रहे। ठीक, तो यहां एफिशिएंसी लिखे के लिखे हमको नहीं पता है, तो हम देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो जाहिर सी बात है कि 6 4 मिल करके हमको ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे इसका कितना होगा 2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोग को आना चाहिए, हालांकि ये हम भी अपने किसी न किसी वीडियो लेक्चर में बताएंगे, इसके बारे में भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, रेडॉक्स रिएक्शन में भी, सारे जगह पे ये हम बताएंगे। तो इधर क्लियर हो गया कि कैसे लिखते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, आयरन जब यहां से चलेगा तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा मेंटेन करके रखता है, जितना यहां पे है उतना ही अंत तक दिखाई देगा 2 2। आयरन जब भी साइनाइड के साथ रहता है तो कॉम्प्लेक्स में एफिशिएंसी के फॉर्म में रहता है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से जुड़ा हुआ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी 6 ही होगा, चाहे यहां पे 3 हो या 4 हो, एफिशिएंसी रहेगा। एफिशिएंसी समझ लीजिए यहां पर करके यहां पे क्या अब देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 2 4 रखेंगे तो 2 4 हो जाएगा। अब इसका फंडा ये है कि हम लोग इसको नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यदि पूरे रिएक्शन को हमको देखना है, इन फंडा को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करना है, तो पूरे को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कीजिए, इसको और इसको कैंसिल आउट आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी ये और ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, हो गया। अब हम लोग देखते हैं, हाँ बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 4 है, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग इसको 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, है ना। तो काटने के पहले इसको हम 4 करते हैं तो ये 6 हो जाता है ना हमारा, कोई दिक्कत नहीं। ये पालिका, तो ये 4 हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोले, बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंसिंग में यदि कोई दिक्कत हो तो नहीं भी हो, समझ में आए, हालांकि समझ में आया आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हमको फोकस इस पे करना है। तो सीधी सी बात है, अब आप लिख सकते हैं FeSO4 प्लस 4 और 2 6 KCl एरो, ये हो गया K4 FeCl का होल 6 प्लस K2SO4, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो देखिए ये, ठीक है। फिर से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब ये हमारा जो है पोटेशियम साइनोफेरेट 2, इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2, ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से वो देखते हैं इधर, यदि FeSO4 को हम लोग करवाए KCl से ट्रीट, मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या निकला, FeCl का होल ट्वाइस, फिर इसको KCl कैसा एक्सेस से ट्रीट करवाया, 2 यहां समझना आसान, 2 यहां ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe यहां से फेरस साइनाइड, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनेगा है कॉम्प्लेक्स के लिए, एक्सेस जैसे ही आया वैसे ही क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद ये हमारे पास FeCl का होल 6, ये ऐसे हमको लिखना बहुत आसान है ना, ये हमारा। तो कितना नमस्ते खेलते हम लोग इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना सकते हैं, और अक्सर इसे क्वेश्चन आएगा, और ध्यान रखिएगा ये इस पार्ट के बाद, इसके बाद जो वीडियो लेक्चर जाएगा उसमें हम जो भी प्रीवियस चैप्टर, जो भी प्रीवियस टॉपिक्स पे हम लोग पढ़े हैं, पूरा क्वेश्चन हम आप बताएंगे उसको। आप इससे आप लोगों को कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कितना क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन कहां कहां पूछता है, ये सारी बातें, बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को बनाने के लिए। और यदि कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होना चाहिए, ये आप लोगों को पता हो जाएगा। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा FeSO4 का
और फिर Cl3 का देखेंगे, इसको मिटाते हैं हम। तो ये हम लोगों ने देखा FeSO4 का। अब देखेंगे किसका, FeCl3 के बारे में और CuSO4 के बारे में, है ना। ये हम लोग देखते हैं। अब एक चीज और हम लोग जान लेंगे कि KCl जो देखते हैं, ये KCl acts as both, कैसा कैसा, पहला complexing agent as well as कैसा, reducing agent। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं सेकंड वाला FeCl3 reacts with KCl। वही फंडा यहां भी, FeCl3 को KCl से ट्रीट करवाएं, FeCl का होल प्राइस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस बोलता है KCl, बड़े आराम से। तो Cl3 यहां, पोटेशियम भी 3 देखते हैं हम लोग होता हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब FeCl का होल थ्राइस प्लस KCl क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। और एक्सेस जब होगा तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे एकदम निश्चित है कि होगा। जैसे हम क्या बतलाए, पोटेशियम होगा, FeCl का होल 6 आंख बंद करके। अब देख लेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना, 3, यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ कितना, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। 3 है ना यहाँ पे, वो 6 है, 3 कर देंगे, 3 हो गया हमारा, बिल्कुल सही। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कैंसिल होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यानी इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ठीक। हम ऐड कर सकते हैं कैसे, FeCl3 प्लस 3 और 3 6 KCl, ये चला, और ये हो गया हमारे पास K3 FeCl का होल 6 प्लस 3 KCl हो गया, एकदम क्लियर। तो हम लोग ये देखें, अब यहां भी देखिएगा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 3 थ्रू मेंटेन किए हुए, यहां तक भी 3 हमको दिखाई दिया। यानी इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका यहां पे रहेगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी रहेगा। और ये 12th में भी पूछ सकता है आप लोगों से, बोर्ड में बिल्कुल पूछ सकता है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो ये देखिए, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि शॉर्ट में अल्टरनेटिवली हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे भाई, FeCl3 को प्लस किसके साथ, KCl के साथ, या फिर इसको हम देखें तो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। KCl क्या बनता हुआ दिखाई दिया हमारा, यहां से FeCl का होल थ्राइस बना,
फिर यहां से चले हम लोग KCl कैसा, एक्सेस क्या बना, ये हमारा K3 FeCl का होल 6 बना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई दम नहीं, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखते हैं, बनाते हैं, आराम से बनता हुआ दिखता है। ठीक, अब बारी है CuSO4 की। है ना, अब किसकी बारी, CuSO4 की। तो CuSO4 की, CuSO4 को हम लोग पोटेशियम साइनाइड से कैसे रिएक्शन कराते हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग, तो CuSO4 भी सॉल्ट, KCl भी सॉल्ट, लेकिन CuSO4 के केस में क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, ये क्यों नहीं रहता है, ये हम लोगों को पूरे डी ब्लॉक में उसके बारे में पढ़ना है। फिलहाल ये देख लेंगे कि कॉपर क्या होता है, ये अपना एक्साइटेड स्टेट ऑफ रिफ्रिजरेशन शो करता है, जिसके वजह से कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो देखेंगे, पहले फोकस करेंगे इस पे। थर्ड, CuSO4 reacts with KCl. CuSO4 reacts with KCl. देखते हैं, CuSO4 प्लस KCl, ठीक है। CuSO4 को हम लोग KCl से ट्रीट करवाते हैं। ट्रीट करवाने के बाद देखते हैं, ध्यान रहे यहां पे क्या है, क्यूरिक सल्फेट यानी CuSO4, दो ऑक्सीजन स्टेट दिखाई देता हुआ, CuCl का होल ट्वाइस प्लस K2SO4, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ठीक, अब क्या होता है कि CuCl का होल ट्वाइस जो है ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या चीज है, होल ट्वाइस प्लस Cl, इसको बोलते हैं साइनोजेन गैस, साइनोजेन गैस बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रिक साइनाइड, ये क्यूप्रस साइनाइड में डिकम्पोज होगा हमेशा। इसको बैलेंस कर सकते हैं, हमारे रिलेशन में बिल्कुल होता हुआ। अब क्या होता है, ये Cu2Cl का होल ट्वाइस को हम लोग KCl से ट्रीट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, KCl से। जाहिर सी बात है कि यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेस जैसे ही आया, समझ लीजिएगा कि लास्ट स्टेप और इसके बाद कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन निश्चित है। यहां से चले, इसमें ध्यान रहे, कॉपर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, कम करता चला जाता है, बता रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि हमारा KCl का होल 4, ये ध्यान रखिएगा, जैसे Fe आयरन के साथ FeCN6 होता था, उसे Cu कॉपर के साथ CuCl4 होगा। CuCl4 जब होगा तो हमारा कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कम हो जाता है। यानी ये KCl जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। हम बताया है कि KCl दोनों ही तरह का काम करता है, कॉम्प्लेक्सिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहां पे क्या है, ये दोनों तरह का काम करता है। यानी क्या हो जाएगा, C3CuCl4, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा दिखाई देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें कि हमको इसको जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहां देख रहे हैं कि CuCl2 ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पे CuCN का होल ट्वाइस, CuCN का होल ट्वाइस, इस दोनों को कैंसिल होता हुआ होना चाहिए, तब जब ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आएगा जब 2 करेंगे तो इधर भी 2, सब में 2 से करना होगा। सारे लफड़ा से बचने के लिए, सारे झंझट से बचने के लिए सीधा क्या करते हैं हम, इंटू कर देते हैं इसको 2 से। भैया जाओ पूरे को तो लो 2 सारे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां से कटता हुआ आपको ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, यहां से कटता हुआ आपको ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है। अब फटाफट सटासट ये इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, कोई यूज नहीं, रिएक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखते हैं, KCN यहां पे था तो इसको बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि साइनाइड 4 था तो हम लोग इसको ऐसा करें कि कर दें यहां पे 2 कर दें और इसको कितना कर दें 6 कर दें, है ना, ये तो हमको पता है ना। 6 करेंगे बैलेंस होता हुआ दिखाई दिया, तो हम लोग करते हैं 2CuSO4 हुआ प्लस 4 और ये 6 10 KCN, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम लोग। तो यहां से हमारा आया ये कौन आया 2K3 CuCN का होल 4 प्लस आया हमारे पास 2K2SO4 प्लस CN का होल ट्वाइस। बाकी सब सबको कोई मतलब नहीं, मतलब हमको इससे, ठीक है, K3CuCN का होल 4 से हमको मतलब है ये हमारा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 2, यहां 1, यानी हम लोग यहां पे कह सकते हैं KCN acts as both, कैसा, complexing as well as reducing with CuSO4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में सब कुछ क्लियर साफ। तो ये हम लोग देखें, इसको भी शॉर्ट बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। CuSO4 को हम लोग करवाएंगे क्या चीज से, KCN से ट्रीट करवाएंगे, तो क्या बना CuCN का होल ट्वाइस, CuCN2 को हम लोग डिकम्पोज करवाए तो क्या बना Cu2CN का होल ट्वाइस, सॉरी ये तो बन चुका ना, इसको लिखने का चक्कर नहीं, CuCN का होल ट्वाइस, तो ये बना Cu2CN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां से ये CN का होल ट्वाइस टूटता हुआ, इसको फिर हम लोग करवाएंगे किसके साथ, KCN के साथ, क्या हो जाएगा एक्सेस, उसके बाद आराम से हमारा बना जो बनना था, यानी K3CuCN का होल 4, ये हमारा बनता हुआ दिखाई दे। कितना आसानी से हम लोग सारे रिएक्शंस को, जो भी रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बन गया, ठीक है। इसी तरह से CuSO4 पोटेशियम आयोडाइड से भी रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्ट, ये KCN भी सॉल्ट, CuSO4 भी सॉल्ट, तो क्या CuSO4 पोटेशियम आयोडाइड के साथ वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो नहीं, क्योंकि होता यह है कि पोटेशियम साइनाइड जो है ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग और कंप्लेक्सिंग एजेंट दोनों है, जबकि हम लोग देखते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए हम उससे भी रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है, तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट रिएक्शन करेगा किससे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे, है ना।
यहाँ पे विथ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, देखते हैं CuSO4 प्लस Ki Cu(I2) बनाएगा प्लस K2SO4 बाहर निकलेगा, दो कर दिए। अब ये क्या होता है, Cu(I2) को फिर से हम लोग कैसे, एक मिनट, Cu(I2) देखते हैं ये फर्दर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है Cu2I2 में, ये ऐसा हो गया। और फर्दर इसको देखते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता है, ये हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा यानी कहने का मतलब कि जब Cu2I2 के साथ Ki करवाते हैं तो ये बोलता है फर्दर हमारा ये कॉम्प्लेक्स ये नहीं बना पाता है। ठीक है, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्यों? रीजन ये है Ki acts only as reducing agent, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसको हटाया। ठीक, समझ में आया? देखिए हम लोग आराम से, पोटेशियम आयोडाइड सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट नहीं है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं AgNO3 का सोडियम थायोसल्फेट के साथ, AgBr का, AgCl का, इस सारे का बोलता है क्या कॉम्प्लेक्स हमारा बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग देखते हैं सिमिलरली क्या देखते हैं, सिमिलरली हम लोग AgNO3 को, फिर किसको देखते हैं, AgNO3 को देखते हैं। सिमिलरली AgNO3, AgBr, AgCl for complex with sodium thiosulfate, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, इसके साथ बोलता है क्या, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप AgNO3 को आराम से Na2H2O3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, ये बना यहां से चलते हुए Ag2H2O3 NaNO3, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग देखिए, जिसको जब करवाए इसको 2 से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, 2 से बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से बैलेंस करने के बाद फिर आते हैं वापस यहाँ, हम Ag को भी कर सकते हैं। बैलेंस करना कोई बहुत स्किल का काम नहीं है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि आप लोग सीखे हैं पहले, तो जानते भी होंगे। मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही जाना चाहिए, एस्केप सही होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सही बनना चाहिए। ये तो यहाँ हम लोग आते हैं वापस Ag2H2O3 के साथ, फिर से इसको करवाते हैं Na2H2O3, क्या हो जाएगा
एक्सेस हो जाएगा। ये जब आएगा तो हमारा देखते हैं यहां पे Na। अब ध्यान दीजिएगा, सिल्वर यहां है तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। एक है तो एक ही दिखाई देगा यहां, यानी हो गया हमारे पास Na AgH2O3 का कितना होल ट्वाइस, यहां पे रहेगा कितना हो गया 3। ठीक, 2 2 जा 4, H2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हमको पता है, -4 3 कितना हो जाएगा 1 इसका होगा। तो यहां पे यदि मान लीजिए हम देखते हैं इसको तो बैलेंस कर सकते हैं। ये कितना दिखाई दे रहा है, ये Na3, ये Na2, इसको कर सकते हैं हम लोग कितना 2, इसको कितना 3, यहां से ऐसे ला सकते हैं हम लोग। जैसे कि देखें ये कटता हुआ, ये कटता हुआ, सिंपल सा फंडा है। तो इसको हम लोग कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़े, लिखे हम लोग 2AgNO3 प्लस ये कितना 3 और 1 4 4 Na 2H2O3 एरो, ये आपका कितना 2N3 AgH2O3 का होल ट्वाइस प्लस 2NaNO3, आराम से ये बनता हुआ, सॉरी ये Na3 है ना, यानी सोडियम आर्जेंटो थायोसल्फेट, इसका नाम सोडियम आर्जेंटेट बोल सकते हैं, आर्जेंटो बोल सकते हैं, आर्जेंटेट थायोसल्फेट। और ये हमारे पास आर्जेंटेट के लिए 1 दे सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग इतना इसको रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर हो जाता है। तो आर्जेंटेट क्योंकि एनायन है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसको आर्जेंटेट क्यों बोलते हैं, सिल्वरेट भी बोल सकते हैं, आर्जेंटेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, इसका फंडा है। उसी तरह से आपका AgBr AgCl भी बनाएगा, लेकिन AgI नहीं बनाता है, बट AgI will not form complex। क्यों, क्योंकि ये बोलता है क्या, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, और कॉम्प्लेक्स वही बनाता है जो कहता है क्या सॉल्युबल हो, क्या हो सॉल्युबल हो। कॉम्प्लेक्स बिकॉज लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज AgI is not soluble in aqueous form। फिलहाल इतना ध्यान रखते हैं, बाकी तो मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी कॉम्प्लेक्सेशन है ये सारा का सारा हमको सॉल्ट एनालिसिस में ये सारा का सारा हमको मिल जाता है। इसका एप्लीकेशन एनालिसिस, या फिर यूं कर सकते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस जो पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिजिकल का भी बोल सकते हैं, 50% फिजिकल भी उसमें रहता है, रह सकता है, उसका एप्लीकेशन है। लेकिन तो हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस पूरा का पूरा कहां पे, इसका एप्लीकेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, इतना होने के बाद हम लोग देखते हैं क्या, इतना सारे के बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो है एक्सेस ऑफ NaOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेस NaOH कैसे रिएक्शन करता है अपने रिलेटिव हाइड्रोक्साइड के साथ। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेस NaOH मेटेलिक हाइड्रोक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो इसमें हम लोग ये जान लें कि ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्शन करेगा कुछ स्पेसिफिक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे जानना कि भाई एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और कैसे करेगा, है ना, कैसे करेगा ये हम लोग देखते हैं।
ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम लोग बनाएंगे नहीं तब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पूरा साफ नहीं दिखता है, थोड़ा गंदा लग जाता है। हम लोगों को पढ़ना है एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस के साथ, कौन कौन सा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो काइंडली इन्फॉर्म कर दें आप लोगों को, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कलरलेस होता है। कलरलेस सॉल्युबल सॉल्ट कलरलेस होगा और जो उसके साथ सॉल्युबल होगा उसी के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सा स्पेसिफिक एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन कौन से स्पेसिफिक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और किस तरह का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये हम लोगों को जानना है। यानी जो टॉपिक है हमारा वो ये हो सकता है, एक्सेस NaOH reacts with a specific metallic hydroxides to form relative complexes। ठीक है, एक्सेस NaOH reacts with specific metallic hydroxides to form relative complexes। कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो NaOH है ये हमारा क्या है, एक्सेस है, मतलब अधिक मात्रा। तो कौन कौन है जिसके साथ ये बनाता है, तो वो है मेटल्स। कौन कौन सा मेटल्स है जिसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कौन कौन सा मेटल है ये पहले हम लोग को जान लेना है, बहुत आसानी होगी, सुविधा होगी ये सॉल्व लेने पे। तो सबसे पहले क्या है, लेड है। ठीक, लेड के बाद तीन में 2, एक SN2 प्लस SN4 प्लस, यानी स्टेनस और स्टेनिक। SN2 2 प्लस और 4 प्लस हम लोगों को पता है। फिर एंटीमनी Sb एंटीमनी हुआ, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर कैडमियम, ये फिर बिस्मथ, फिर आयरन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज। अब पहले ये बोले कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब का
कॉम्प्लेक्सेस हम लोग पढ़ना भी है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसको कंपेरेटिवली बाकी सबसे। तो ये हो गया आयरन हमारा, फिर हो गया मैंगनीज और फिर हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये पीबी का क्या हो सकता है, लेड जो है पीबी ओएच का होल ट्वाइस, ये हाइड्रोक्साइड इसका हो सकता है। टीन का हो सकता है कैसा, SnOH का होल ट्वाइस, इसका हो सकता है कैसा, SnOH का होल 4 हो सकता है ना इसका हो। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एंटीमनी है इसका हाइड्रोक्साइड बहुत ही परमानेंटली या लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोक्साइड की जगह पे क्या करते हैं, ऑक्साइड्स को लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एंटीमनी ऑक्साइड्स के साथ, अपने ऑक्साइड्स के रूप में इसके साथ रिएक्शन करता है। कितनी मेटल है ये देखते हैं हम लोग। हम आते हैं आगे, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का LOH का होल थ्राइस। फिर आते हैं यहाँ पे ZnOH का होल ट्वाइस। इतना इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, CdOH का होल ट्वाइस, Bi का OH का होल थ्राइस। ये इसका नाइट्रोजन ग्रुप का है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी 3 दिखेगा, तो 3 हमको यहाँ पे दिखता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये FeOH का होल ट्वाइस, MnOH का होल ट्वाइस, फिर MgOH का होल ट्वाइस। ये हमारा सारा का सारा ये हमारा है। अब सबसे पहले हम लोग इसको जान लें कि कैसे याद रखेंगे कि इतना सारा ऑक्साइड्स इसके ऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो बड़ा ही आसान है याद रखना। तो ऐसे को याद रखना इतना ही स्पेसिफिक है जो इसके एक्सेस के साथ रिएक्शन करता है और जिसका कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखेंगे, ऐसे ये है प्रभु, पीबी को प्रभु, Sn को संग, संग प्रभु संग संग, यहां से सब, यहां से अल्लाह, है ना, अल्लाह, प्रभु संग संग सब अल्लाह, यहां से जाने, प्रभु संग संग सब अल्लाह जाने। बड़ा आसानी से हो गया, प्रभु संग संग सब अल्लाह जाने। और यहां से CD को हम लोग अपने तरीके से याद रख सकते हैं, कैश डिस्काउंट, है ना। CD बिन मतलब बिना, CD बिन फेरे मन मांगे। बड़ा अच्छा से ये न्यूमोनिक हम लोग इसको सेट कर लिए अपने कॉन्सेप्ट में। एक बार फिर सुनिएगा, प्रभु संग संग सब अल्लाह जाने, CD बिन फेरे मन मांगे। तो अब तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो करने का मतलब क्या हुआ, ये इसका जो बनेगा क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड इसका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, सो देखते हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं इसको। ये देखें, पीबी, टीन, एंटीमनी, एल्युमिनियम, जिंक, कैडमियम, बिस्मथ, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीज, इतने का हाइड्रोक्साइड्स एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसा बनाएगा ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है PbOH का होल ट्वाइस, ये बनता होगा। तो ये जो दिखता है हमारे पास, ये कैसा, ये दिखा। तो यहां से आते हैं, तो होता है PbOH का होल 4 2 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर हमारा आता है SnOH का होल ट्वाइस, ये SnOH का होल 4 2 माइनस। फिर आता है SnOH का होल 4, ये SnOH का होल 6 2 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बनता हुआ। फिर आता है हमारे पास आ रहा है Sv2O3, ये हमारा
एंटीमनी ऑक्साइड के रूप में हाइड्रोक्साइड की तरह ट्रीट करेगा, एक्सेस एनएच से रिएक्शन करेगा। तो ये हमारे पास SbO2 माइनस, ये ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रहे कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल 4, ये हमारे पास, और ये माइनस, ठीक है। फिर आता है ZnOH का होल ट्वाइस, ये आ गया ZnOH का होल 4 2 माइनस। ये इतना जो भी दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है, कलरलेस सॉल्युबल है। क्या है? कलरलेस सॉल्युबल है। ये हमारा क्या है? कलरलेस सॉल्युबल। ये सारा का सारा कलरलेस सॉल्युबल होगा यहाँ पे। अब इसके नीचे जब हम लोग आते हैं तो ये क्या है? इनसॉल्युबल होगा। इसके नीचे आते हैं तो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। ये ऐसे, ये हो गया हमारा इनसॉल्युबल। तो जाहिर सी बात है कि इनसॉल्युबल होगा, रिएक्शन तो करेगा लेकिन इनसॉल्युबल होगा। कौन कौन? ये इनसॉल्युबल जब होगा तो उसका कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा? इसका जो हम नीचे देख रहे हैं, CdOH का होल ट्वाइस, BiOH का होल थ्राइस, ये देख रहे हैं हम लोग। फिर कितना है? FeOH का होल ट्वाइस, MnOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये है इनसॉल्युबल और ये है सॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबल कलरलेस कॉम्प्लेक्स। तो कौन सॉल्युबल है और कौन इनसॉल्युबल है ये हम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम तो आयरन का और मैंगनीज का, ये दोनों का, आयरन का और मैंगनीज का तो देखे हैं सर, कलरलेस कलर तो होता है, बिल्कुल होता है, सही बोल रहे हो। ये जो तो होता है वो स्लाइटली ग्रीनिश टाइप का, यानी कौन? आयरन स्लाइटली ग्रीनिश टाइप का, ये क्या करता है? अपना कलर शो करता है। और ये मैंगनीज स्लाइटली पिंकिश टाइप का। तो स्लाइटली होने की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं क्या? कलरलेस इसका ट्रीट करते हैं, मतलब वो कलर उसमें होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। बहुत गौर से माइन्यूटली इसको देखने से, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये ग्रीनिश और ये पिंकिश होता है। तो ये याद रखना बड़ा आसान। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स जब बनाना हो तो कितना आसान है, बस उसको क्या है? अपने कॉन्सेप्ट पे बिठाना है। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स कभी हम लोग कल्पना भी नहीं करते हैं, जब हम लोग नहीं जान रहे होते हैं तब कि कैसे इतना सारा कॉम्प्लेक्स हम लोग याद रखेंगे, कैसे बनेगा। तो याद रखने का अभी आसान तरीका हमने बतला दिया, बनाने का भी हमने बतला दिया। और हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि मेटल जो हम लोग ले रहे हैं उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां मेंटेन रहेगा। ये पहला फंडा, हमेशा उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं? उस पर आयन का चार्ज दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 3। इसके बाद जो होगा इस टॉपिक का, यानी जनरल केमिकल रिएक्शंस का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, और उसी में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग भी समझ लेंगे कि कैसे डिस्कशन के बाद कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस जनरेट करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। और जब हम जनरेट करना और फॉर्म करना क्वेश्चन जान जाएंगे तो फिर क्वेश्चन को जब सामने आएगा तो अप्रोच लेने में हमको सुविधा होगी, क्वेश्चन की अप्रोचिंग में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा।